तो कैसे हो मेरे क्लास 12 हिंदी के योद्धाओं। आज की इस क्लास में 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए 18 फरवरी हिंदी का एक वायरल मॉडल पेपर लेकर आया हूं। सेम टू सेम पेपर आपके 18 फरवरी के एग्जाम में आने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। हिंदी में आपको 100 में से 95% में जरूर दिलाकर रहूंगा। बस इस पेपर के सारे प्रश्नों को आपको पढ़ लेना है। देखिए, आपके पास प्रवेश पत्र होगा। जब पेपर देने जाओगे तो प्रवेश पत्र दिया जाएगा, उसमें अनुक्रमांक यानी रोल नंबर होगा। तो रोल नंबर अपना यहाँ पर आप लिख लीजिएगा और अपना नाम लिख लीजिएगा। कॉपी में अपना नाम नहीं लिखना होता है। पेपर कोड बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 563 JP ये पेपर कोड है। समय आपको दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट का। 3 घंटा पेपर को हल करने के लिए और 15 मिनट पेपर को अच्छे से पढ़ने के लिए। पूर्णांक जो रहता है क्लास 12 का वो 100 नंबर का पूर्णांक होता है। 100 नंबर का ये पूरा आपका पेपर रहेगा। पहला जो निर्देश है इसमें कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो ये पेपर आप लोगों को अच्छे से पढ़ने के लिए 15 मिनट का टाइम जो है वो एक्स्ट्रा दिया जाता है। तो आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दूसरा निर्देश है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। यानी हिंदी का यानी खंड का और खंड खा, इसमें 2 भाग हैं जो कि हिंदी व्याकरण का खंड खा से सारे प्रश्न शुरू होंगे। तो चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों का उत्तर देख लेते हैं और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा स्टूडेंट। देखते हैं। देखिए, प्रश्नोत्तर संख्या पहले के अंतर्गत आपके 5 जो है गद्य के प्रश्न दिए जाएंगे। तो पहले का नंबर प्रश्न है कि हिंदी किस वर्ष नई चाल में ढली। तो हिंदी जो है स्टूडेंट ये किस वर्ष नई चाल में ढली, ये आपका 1873 ईस्वी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, यानी का नंबर का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद में देखिए खा नंबर प्रश्न है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित कृति नहीं है। तो इनमें से जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की लिखित कृति नहीं है, कल्पलता क्या हो जाएगी, कबीर हो जाएगा, हिंदी साहित्य की भूमिका हो जाएगा या कल्पवृक्ष। तो इनमें से देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न पूछ रहा है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की लिखित कृति यानी कोई रचना नहीं है, तो वो कौन सी कल्पवृक्ष हो जाएगी। ये जो रचना है वासुदेव शरण अग्रवाल की है। आप लोगों ने जीवन परिचय जो है वासुदेव शरण अग्रवाल का देखा होगा वीडियो मेरे चैनल से, तो आपको पता होगा। खा नंबर का जो है चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। गा नंबर प्रश्न है कि गेहूं बनाम गुलाब निबंध में गुलाब किस प्रकार की प्रगति का जो है यहाँ पर देखिए जो है द्योतक या द्योतक है। तो इनमें से ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी सारा गलत है। घा नंबर प्रश्न देखिए, वसुधा साहित्यिक पत्रिका के संपादक थे। तो जो वसुधा साहित्यिक पत्रिका है इसके जो संपादक थे वो कौन थे। क्या आगे जी हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। राय कृष्णदास जी हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। रामवृक्ष बेनीपुरी हो जाएंगे, ये भी नहीं। तो ऑप्शन कौन सा है, हरिशंकर प्रसाई जी हो जाएंगे वसुधा साहित्यिक पत्रिका के संपादक। तो घा नंबर ऑप्शन जो है घा नंबर प्रश्न का हरिशंकर प्रसाई हो जाएंगे, जो कि 1956 में जो है इस पत्रिका का संपादक हरिशंकर प्रसाई जी ने किया था। अगला नंबर प्रश्न देखिए कि गोदान के रचनाकार थे। तो जो गोदान के रचनाकार थे वो मुंशी प्रेमचंद्र जी थे। याद रखिएगा, हाई स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा होगा काफ़ी बार मुंशी प्रेमचंद्र के रचनाओं के बारे में। इनका जीवन परिचय भी जो है हाई स्कूल में पूछा जाता है। तो अगला नंबर का जो है फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा नंबर देख लेते हैं प्रश्न। देखिए, दूसरे नंबर का नंबर प्रश्न है कि विशल देव रासो रचना है। तो विशल देव रासो जो रचना है ये नरपति नाल्हा की है। याद रखिएगा, का नंबर का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये पद्य के आपके डियर स्टूडेंट 5 प्रश्न दिए जाएंगे। अब यहाँ से जो है पद्य यानी गद्य और पद्य के 5 प्रश्न जो है बहुविकल्पीय के हिंदी में दिए जाते हैं। खा नंबर प्रश्न है कि चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो किनको प्राप्त हुआ है, सुमित्रा नंदन पंत को जो है सुमित्रा नंदन पंत जी को 1968 पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। किस पर, चिदम्बरा पर। याद रखिएगा खा नंबर का जो है सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। घा नंबर जो आपका प्रश्न दिया है यहाँ पर देखिए घा नंबर कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका है कौन सी। तो आनंद कादम्बनी हो जाएगा, बाकी तीनों गलत हो जाएगा। आनंद जो कादम्बनी है इन्होंने बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी ने ये इनकी पत्रिका है। घा नंबर प्रश्न देखिए कि इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति नहीं है। यहाँ पर देखिए प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है कि जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति कौन सी नहीं है। तो जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर देखिए अर्ध खिला फूल हो जाएगा। ये किसकी रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी का। याद रखिएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी का ये जो है एक प्रकार से कृति है। बाकी का सारा जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की रचनाएं हैं, कह सकते हो आप। अब आ जाइए अगला नंबर प्रश्न पर। देखिए 10 बहुविकल्पीय प्रश्न दिया जाता है हिंदी में और ऐसे ही पूरा पेपर का जो है पैटर्न डिजाइन रहेगा। पूरा पेपर इसी तरीके से रहने वाला है जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता रहा हूँ।
अगला नंबर प्रश्न है कि रचनाकार और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित उसकी कृति का एक गलत युग्म है। तो यहाँ पर देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा जी बिल्कुल सही है। 1983 में इन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार यहाँ पर प्राप्त किया। सुमित्रा नंदन पंत जी ने जो है चिदम्बरा पर 1968 पर, रामधारी सिंह दिनकर जी ने परशुराम की प्रतीक्षा, ये गलत हो जाएगा, इनमें से उपवर्षी सही हो जाएगा। उपवर्षी पर जो है 1972 में रामधारी सिंह दिनकर जी को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, उपवर्षी पर, ना कि परशुराम की प्रतीक्षा पर। और चौथा है आगे कितनी नाव में कितनी बार, ये भी सही है, लेकिन इनमें से जो तीसरा जो युग्म है यहाँ पर ये गलत है। ठीक है, अड़ा नंबर का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये मैंने आपको 10 बहुविकल्पीय प्रश्न जो बता दिया है। अब यहाँ से गद्यांश हमारा स्टार्ट होता है। ठीक है, गद्यांश के मैं सारे प्रश्नों का आपको उत्तर बताऊंगा। 10 नंबर आप बहुत ईजिली प्राप्त कर सकते हो। बस थोड़ा आपको जो है गाइडेंस और जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ, जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, उसको फॉलो करोगे तो। देखिए तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित ये गद्यांश हैं, और गद्यांश की मैं बात करूं तो पेपर में आपके खासकर आपके क्लास 12th में 2 गद्यांश दिए जाते हैं, क्लास 10th में भी 2 गद्यांश दिए जाते हैं, लेकिन ये 10 नंबर का एक गद्यांश होता है। अच्छे से यदि आप इसको देखोगे, इसके प्रश्नों का उत्तर दोगे तो 10 नंबर आपका हो सकता है। अथवा करके जैसे देखिए 2 आपके गद्यांश दिए गए हैं, और हर एक जो गद्यांश का प्रश्न रहेगा वो 2 यानी 5 प्रश्न दिए जाएंगे हर एक गद्यांश में, जिसके लिए आपको हर एक प्रश्न का जब आप उत्तर दोगे, यानी एक प्रश्न का आपने मान लीजिए उत्तर दे दिया, आपको 2 नंबर कन्फर्म है। ठीक है, तो आपको 5 दूनी 10 यानी 10 नंबर का एक गद्यांश है। और ये आपका फर्स्ट जो गद्यांश दिया कि प्रकृति यह है कि बहुत पुराने ज़माने में, इसके प्रश्नों को पढ़ते हैं और इसके उत्तर को देखते हैं डायरेक्ट। देखिए पहला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और उसके लेखक का नाम लिखिए। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद में देखिए यहाँ पर जैसे अशोक वृक्ष की बात हो रही है, अशोक की बात हो रही है, तो समझ जाइए कि अशोक के फूल पाठ से लिया गया है। अब यहाँ पर देखिए जैसा कि मैं आप सभी के लिए सॉल्यूशन के साथ लेकर आया हूँ, संकेत में आपको लिख देना है प्रकृति का ये, क्योंकि आपको एग्जामिनर कैसे पहचानेगा आपके कॉपी में देखकर कि आपने कौन से गद्यांश को हल किया है दोनों में से, तो उसके लिए संकेत को लिखना जरूरी है। ठीक है, आगे का जो है 2 वर्ड यहाँ से उठाकर यहाँ पर लिख दीजिए कॉपी में, और पीछे वाला जो लास्ट का जो 2 वर्ड है इसको इस तरीके से लिख दीजिए। इससे पहचानने में बहुत यानी एक प्रकार से आसानी होगी गद्यांश को, और एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देगा गद्यांश में। तो इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया था कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, तो संदर्भ में देखिए पहला कि प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के सुव्याख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक ललित निबंध से अवतरित है। पाठ का क्या नाम है? अशोक का फूल। इसके जो लेखक हो जाएंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे। सेकंड नंबर प्रश्न देखिए क्या है कि परवर्ती साहित्य में किसका संस्मरण घृणा के साथ किया गया है। तो यहाँ पर देखिए जो है किसका, ये देखिए तीसरा जो है प्रश्न में हम आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दूसरा नंबर एक प्रकार से जो 2 प्रश्न होते हैं स्टूडेंट वो कंपलसरी होते हैं। यदि रेखा खींची हुई तो रेखांकित अंश की व्याख्या भी करनी है। तो फिलहाल इसका उत्तर देख लेते हैं। देखिए बहुत पुराने ज़माने में आर्य लोगों ने अनेक जातियों से निपटना बड़ा था। अब देखिए निपटना पड़ा था, जो देखिए गर्वीली थी, हार मानने की प्रस्तुति देखिए प्रस्तुत नहीं थी। परवर्ती साहित्य में उनका संस्मरण घृणा के साथ किया गया। उनका जो संस्मरण है वो इसके घृणा के साथ किया गया। चौथा है अशोक के वृक्ष की पूजा गंधर्वों और यक्षों की देन है। तो ये जो प्रश्न आपका पूछा गया है यहाँ पर दिखा दूं मैं। तीसरा प्रश्न कि अशोक की वृक्ष की पूजा किसकी देन है, तो यहाँ पर देखिए अशोक की पूजा गंधर्वों और यक्षों की देन है। उसके बाद में देखिए प्रकृति तथा कंदर्प शब्दों का अर्थ लिखिए। तो ये देखिए प्रकृति यानी स्वाभाविक और कंदर्प यानी कामदेव। ये था आपके 4 प्रश्न। और इसमें देखिए लास्ट जो प्रश्न की रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये जो रेखा खींची हुई थी स्टूडेंट, असल पूजा अशोक की नहीं बल्कि उसके अधिष्ठता कंदर्प देवता की होती थी। इसे मदनोत्सव कहते थे। तो इसका अर्थ क्या है, ये देखिए यहाँ पर कंदर्प देवता हिंदू पौराणिक कथाओं में पाए जाने वाले देवता हैं। वह प्रेम और सौंदर्य के देवता होते हैं। कंदर्प देवता की पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। प्राचीन साहित्य के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि अशोक के वृक्ष में कंदर्प देवताओं का वास है। वास्तव में पूजा अशोक की नहीं बल्कि उसके अधिष्ठता कंदर्प देवता की होती थी। इसे ही मदनोत्सव कहते थे। ठीक है, तो ये रेखांकित अंश की व्याख्या थी, जो रेखा खींची हुई थी। ठीक है, उसका पूरा सरल और व्याख्या जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बताया है। ठीक है, तो ये पूरा मैंने गद्यांश आपको हल करके बता दिया है। अब दूसरा गद्यांश में ये यानी आपको पेपर में तो स्टूडेंट दोनों में से किसी एक गद्यांश को ही सॉल्व करना है, लेकिन मैं दोनों गद्यांश के प्रश्नों का उत्तर बता दूंगा। और जो मैं चैप्टर इस वीडियो में बताऊंगा, खासकर जो है पाठ का नाम बताऊंगा जो है गद्यांश और पद्यांश में, तो उनके जो है पाठ के सारे गद्यांश और पद्यांश को पढ़ लेना, पेपर में आएगा। देखिए भाषा समुच्चय युग चेतना की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है, ये भी आपका एक गद्यांश है। इसके भी 5 प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न यही है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ये देखिए
अथवा करके पहला है यानी पाठ और लेखक का नाम लिखना है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, यानी पाठ का नाम हेडिंग डाल दीजिएगा। कॉपी के वीडियो में मैंने डिटेल से बताया कि हिंदी की कॉपी कैसे लिखनी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप वीडियो देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए जो उत्तर है पहला कि प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा श्रेष्ठ विचारक व निबंधकार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता शीर्षक शोधपरक निबंध से अवतरित है। तो ये है आपके पहले प्रश्न का सही उत्तर। दूसरा प्रश्न है कि समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम क्या है। तो इसका सशक्त माध्यम जानना है। देखिए मैं पूरा पेपर का, जैसा कि मैंने बताया था आपको शुरू में ही, कि पूरे पेपर का मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, हर एक प्रश्नों का आप लोगों को उत्तर देखने को मिलेगा। तो ये देखिए, ये जो दूसरा प्रश्न था, भाषा समुची युग चेतना ही अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है कि भाषा किस भाव का प्रकटीकरण करने का उद्देश्य रखती है। तो भाषा सामाजिक भाव प्रकटीकरण की सुबोधता के लिए उद्दिष्ट है। उसके बाद में जो चौथा प्रश्न है, भाषा में नए शब्दों का प्रवेश कब होता है। ये देखिए, कभी कभी अन्य संस्कृतियों के प्रभाव से, अन्य जातियों के संघर्ष से भाषा में नए शब्दों का प्रवेश होता है। आखिरी देखिए प्रश्न जो पूछा गया कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पर देखिए, जो लाइन ये खींची हुई है यहाँ पर देखिए कि इस उपयोगिता की सार्थकता समसामयिक सामाजिक चेतना में प्राप्त अनेक प्रकारों की देखिए संश्लिष्टताओं की दुर्हरता का परिहार करने में निहित है। तो इस लाइन का हमें मतलब बताना है रेखांकित अंश की व्याख्या में। ये देखिए, लेखक कहता है कि भाषा का मुख्य उद्देश्य सामाजिक भावनाओं और विचारों को स्पष्ट रूप में व्यक्त करना है। इसकी सार्थकता वर्तमान सामाजिक चेतना में मौजूद जटिलताओं और कठिनाइयों को दूर करने में है। कठिनाइयों को क्या करने में है? दूर करने में है। तो ये आपके गद्यांश था जो कि मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है। अब आ जाइए जो है चौथे नंबर प्रश्न पर। देखिए जो चौथा आपका प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। पेपर में इस तरीके से आपके प्रश्न दिए जाएंगे और पद्यांश भी आपके 10 अंक का होता है, यानी 10 नंबर का होता है। 5 प्रश्न दिए जाएंगे इस पद्यांश में। हर एक प्रश्न का जब आप उत्तर दोगे तो एग्जामिनर आपको 2 अंक देगा। और खास बात यह है कि गद्यांश की भांति ही ये भी आपको कैसे दोहे जो पद्यांश पूछे जाते हैं अथवा करके, ये देखिए ठीक है, इसके भी 5 प्रश्न दिए गए हैं। और इस भी जो नीचे वाला जो अथवा करके आपके पद्यांश है, इसमें भी जो है 5 प्रश्न दिए गए हैं। तो इसका भी मैं सॉल्यूशन के साथ आपको बताऊंगा। जैसे कि मैं आपको एक बार जो है पद्यांश को पढ़ देता हूँ। बहुत ही पॉपुलर, एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण पद्यांश है कि तदंतर बैठी सफा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाई नयन शुरू थे वे, नई जो है नयन शुरू के थे वे। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, परिणाम उत्सु उन्न भया तुरो के थे वे, उत्फुल्ल करौंदी कुछ वायु रह कर करती थी सबको पुलक पूर्ण महमह कर, वो चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोला गिरा गंभीर निर्नधि जैसी। तो ये एक प्रकार से जो है पद्यांश दिया गया। इसके जो प्रश्न है इसको हम चलिए देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है कि उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। देखिए कवि और उनके पाठ यानी शीर्षक से रिलेटेड हमें यहाँ पर मतलब रखना है। तो जो मैंने आपको पद्यांश पढ़कर बताया उसका देख लेते हैं। ये देखिए संदर्भ, देखिए संकेत यहाँ पर भी आपको लिखना है, क्योंकि मैंने आपको 2 पद्यांश दिखाया, अथवा करके 2 पद्यांश मैंने दिखाए और दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर भी एग्जामिनर को जो है बताने के लिए कि आप इस पद्यांश को हल कर रहे हो, संकेत देने के लिए आपको आगे का जो 2 लाइन है यहाँ पर देखिए, आगे का जो 2 लाइन है और पीछे वाला जो लास्ट का जो 2 वर्ड बचता है, 2 शब्द बचता है, उसको लिख देना है डॉट डॉट करके। इससे एग्जामिनर को पहचानने में स्टूडेंट जो है पद्यांश को दिक्कत नहीं होगा। जो पहला प्रश्न पूछा गया था पाठ और कवि का नाम बताने के लिए, तो देख लेते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य भाग में संकलित केकई के अनुताप शीर्षक काव्यांश से उद्धृत है। पाठ का क्या नाम है? केकई का अनुताप। मैथिली शरण गुप्त जी इसके कवि हैं। उसके बाद में देखिए सेकंड नंबर जो प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कि प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्नधि जैसे, केवल हमें इसी लाइन का मतलब बताना है। मैथिली शरण गुप्त जी ने इस लाइन का मतलब बहुत ही बखूबी से बताया है। ये देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या, पंचवटी में तारों से परिपूर्ण चांदनी रात्रि में सभा हो रही थी। उस सभा में अयोध्या से भरत के साथ आए हुए सभी लोग शांति से बैठे हुए थे। उपस्थित सभी लोग उस सभा में होने वाले निर्णय के परिणाम को जानने के लिए उत्सुक थे। उस सभा के मौन को तोड़ते हुए राम ने भरत को संबोधित करते हुए कहा, हे भरत,
अब तुम अपनी इच्छा को बताओ। राम के द्वारा अत्यधिक गंभीर वाणी, यहाँ पर देखिए राम जी के द्वारा भैया जो है अत्यधिक, जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम हैं उनके द्वारा अत्यधिक गंभीर वाणी में बोलने से सभा को ऐसा प्रतीत हुआ कि समुद्र का जल गंभीर गर्जन कर रहा हो। तो ये था एक प्रकार से जो है इस रेखांकित अंश की व्याख्या जो मैंने आप लोगों को स्टूडेंट यहाँ पर बताई है। ये देखिए, ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या जो पूछा गया था, प्रभु बोले गिरा जो है निर्नदी जैसे, गंभीर निर्नदी जैसे। तीसरा प्रश्न है भरत किसे लेने चित्रकूट गए थे। तो यहाँ पर देखिए भरत राम को लेने यानी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को लेने गए। देखिए मैं जो है प्रभु श्री राम को बहुत ज़्यादा मानता हूँ क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट जो हमारा बगल डिस्ट्रिक्ट है अयोध्या के हैं भैया, और दर्शन करने जाते रहते हैं हम। तो यहाँ पर जो भरत राम को लेने चित्रकूट में गए हुए थे। उसके बाद में देखिए चौथा प्रश्न है अयोध्या का राज्य किसे मिला था। तो अयोध्या का राज्य जो यहाँ पर मिला था भरत को मिला था। किसको मिला था? भरत को मिला था। उसके बाद में पांचवा प्रश्न है कि प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्नदी जैसे पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर अलंकार उपमा और अनुप्रियास, दो अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने एक आपको पद्यांश हल करके बता दिया, दूसरा भी पद्यांश मैं आपको हल करके बताऊंगा और इसके भी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। देखिए ये अनजान नदी के नावे जादू के से पाल उड़ती आती मंथर चाल नीलम पर देखिए किरणों की साजी, एक न डोरी एक न माजी फिर भी लाद निरंतर लाती देखिए सेंधुओं और प्रवाह। तो एक प्रकार से ये पद्यांश, इसके जो प्रश्न इसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो इसके पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम हमें लिखना है, अथवा करके दिया है। ये देखिए संकेत में यहाँ पर लिखना जरूरी है और आपको मैंने बताया कि कैसे संकेत लिखना होता है। कॉपी का वीडियो स्टूडेंट आप सभी के लिए बनाया है, कॉपी के वीडियो को देख लोगे तो 10 से 15 नंबर का इजाफा हो जाएगा हिंदी में। और यानी आप जितने तैयार किए हो तो ठीक है, लेकिन कॉपी का वीडियो देखने के बाद में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और कौन सी गलतियों से आप सीख कर जो है 10 से 15 नंबर जो है बटोर सकते हो हिंदी में, वो वीडियो में मैंने बताया, लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। इस वीडियो के बाद में वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो जो पहला प्रश्न इसमें पूछा गया था कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो शीर्षक यानी जो है शीर्षक का नाम है साज के बादल, कवि का नाम है धर्मवीर भारती। मैं चाहता तो जो एक प्रकार से संदर्भ की तरह भी लिख सकता था, तो दोनों में तरीका आपको बता दिया हूँ। दोनों तरीकों में से जो आपको सुटेबल लगे उनमें से आप जो है कर लीजिएगा। आप जो है पाठ और उसके कवि का नाम बता दीजिएगा। सेकंड जो प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये जो रेखा खींची हुई स्टूडेंट मैं दिखा दूं, ये देखिए आप लोग ध्यानपूर्वक देख पा रहे हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है रेखा खींची हुई, तो केवल हमें इसी का मतलब बताना है। ये देखिए ज़्यादा बड़ा रेखांकित अंश की व्याख्या नहीं है। इस आकाश रूपी अनजान यानी अज्ञात नदी में बादल रूपी सुंदर नावे रंग बिरंगे जादुई मोहक पाल उड़ाती धीमी गति से तैरती चली आ रही हैं। तो ये इसका मतलब है। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है इसमें। ये देखिए तीसरे प्रश्न में आप लोग देख पा रहे होंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने संध्या के रंग बिरंगे बादलों का किस रूप में चित्रण किया, इसके बारे में बताना है। ये देखिए प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने संध्या के रंग बिरंगे बादलों का नावों के रूप में सुंदर चित्रण किया है। क्या किया है? सुंदर चित्रण किया है। अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पर चौथा, बादल रूपी रंग बिरंगी नावें क्या उड़ाती हुई धीमी गति से चली आ रही हैं, इसके बारे में बताइए। तो ये देखिए बादल रूपी रंग बिरंगी नावें जादुई पाल उड़ाती धीमी गति से चली आ रही हैं। ठीक है, यानी 2-2 नंबर का ये सारी प्रश्न है। कोई भी प्रश्न आपको छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा मैं आपको गद्यांश और पद्यांश सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। पांचवा प्रश्न देखिए कि बादल रूपी नावों में क्या लदा हुआ है। तो बादल रूपी नावों में सिंदूर और मूंगे लदी हुए हैं। तो ये मैंने आप लोगों को जो है एक प्रकार से जो स्टूडेंट पद्यांश और गद्यांश को दोनों को 10-10 नंबर का होता है सॉल्व करने का सही तरीका बता दिया है। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर पेपर का 5 नंबर का नंबर प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों में आपको ये जीवन परिचय को लिखना है, जिसके लिए आपको एग्जामिनर 5 अंक देगी। देखिए 3 + 2 = 5 अंक होता है। 3 नंबर जीवन परिचय के लिए, 2 नंबर इनकी रचनाओं को बताने के लिए। अब देखिए 18 फरवरी को आप लोग पेपर दे रहे हो 2026 के बोर्ड एग्जाम में। तो 18 फरवरी को आपका पेपर है। उस दिन कौन सा जीवन परिचय आएगा? देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर और हरिशंकर परसाई जी। तो तीनों जीवन परिचय को आप लोगों को अभी से आंख मूंद कर तैयार कर लेना है। ठीक है, इसको तैयार कर लीजिए। गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ 100% कि पेपर में इससे बाहर नहीं आएगा। तीनों पढ़ लोगे, तीनों में से मान लीजिए कि 2 नहीं आता, 1 आता है, वही आप लोगों को करना है और 5 नंबर आपको
दिया जाएगा। ठीक है, तीनों जीवन परिचय आपको चैनल पर मिल जाएगा हमारे। अब आ जाइए खान नंबर प्रश्न पे, जो कि 5 अंक का यानी 5 नंबर का ही खान नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। ये कवि से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। इसमें जो शब्द सीमा है 80 शब्द है और 5 अंक इसमें भी दिया जाएगा। सेम 3 नंबर साहित्यिक परिचय, 2 नंबर इनकी कृतियों को बताने के लिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं और महादेवी वर्मा जी हैं। ये जो दो जो कवि का नाम है जगन्नाथ दास रत्नाकर और जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी, इनके बारे में कोई नहीं बात करता, लेकिन जीवन परिचय भैया इनका कंफर्म है। तैयार कर लोगे तो 5 अंक आपके जेब में रहेगा। ठीक है, ये मैं कह सकता हूँ। वीडियो आपको जो है चैनल पर मिलेगा, सभी प्रकार के वीडियो चैनल पर मिल जाएगा। अब आ जाइए 6 नंबर प्रश्न पर। देखिए, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। आपको पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी में से दोनों की एक कहानी की समीक्षा कर देना है। शब्द सीमा कितने हैं? 80 शब्दों में आपको इसके कहानी के बारे में समीक्षा करना है। 5 अंक दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अथवा करके एक और दिया जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। अथवा करके एक और प्रश्न दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा ये देखिए। अथवा करके कर्मनाशाहार कहानी के उद्देश्य लिखिए कि इसकी कहानी के उद्देश्य क्या है। तो आपके पास 3 विकल्प हैं, तीनों विकल्प में से जो विकल्प आपको अच्छा लगता है आप उसके बारे में लिख दीजिए। अब आ जाइए 7वें नंबर प्रश्न पर। देखिए, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के प्रश्न का उत्तर लिखिए। आपको किसी एक खंडकाव्य के बारे में लिखना है और ये जिला वाइज होता है। एक खंडकाव्य की मैं बात करूं लगभग 10 से 12 जिलों में पूछा जाता है। खंडकाव्य को कैसे पहचानोगे कि आपके डिस्ट्रिक्ट का, आपके जिले का कौन सा खंडकाव्य है, तो क्वेश्चन बैंक में जाओगे, वहां पर एक छोटा सा बॉक्स होगा और वहीं पे सभी जिलों का नाम लिखा होता है। आपके जिलों में आप अपने जिलों का नाम ढूंढोगे, उस बॉक्स में मिल जाएगा, तो समझ लीजिए कि आपका वही जो है खंडकाव्य है। जैसे कि मुक्तियज्ञ रहेगा, सत्य का जीत रहेगा, रश्मरथी रहेगा, आलोक वृत्त, त्यागपति, श्रवण कुमार, ये सारे खंडकाव्य हैं। ठीक है, सभी खंडकाव्य पर मैंने वीडियो बना दिया है। ये नहीं कि भैया भेदभाव होगा, हमारे ही डिस्ट्रिक्ट का खंडकाव्य का मैं वीडियो बनाऊंगा। जियोग्राफी हिंदी जो हमारा सेकंड चैनल है उस पर वीडियो मिल जाएगा। अधिकतम 80 शब्दों में लिखना होता है। हर साल ये खंडकाव्य जो है पेपर में पूछा जाता है, जिसके लिए आपको 5 अंक एग्जामिनर देगा। ठीक है, अब आ जाइए खंडखा यानी हिंदी व्याकरण से सारे प्रश्न अब हमें यहाँ से प्राप्त करने, जो कि 50 नंबर हमें यहाँ से लेना है। देखिए, 8 नंबर का नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो 2 आपके संस्कृत के गद्यांश दिए जाएंगे, 2 जो नंबर इसमें दिया जाएगा वो संदर्भ लिखने के लिए, यानी संदर्भ में बेसिकली आपको पाठ का नाम लिखना है और अनुवाद यानी हिंदी में आपको अनुवाद करना है, मीनिंग बताना, ट्रांसलेशन करना है संस्कृत टू हिंदी, जिसके लिए 5 अंक आपको एग्जामिनर देगा। टोटल 7 नंबर का ये संस्कृत का गद्यांश, ये भी हर साल पेपर में पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए अथवा करके 2 संस्कृत के गद्यांश दिए गए हैं, तो दोनों में से क्या करना है, संदर्भ और उसका अनुवाद करना है। जैसे यहाँ पर देखिए गुरु विराजनंदो दपि, तो इसका मैं आप लोगों को जो है संदर्भ और अनुवाद कैसे करना है बता देता हूँ। ये देखिए, इसका संकेत आपको लिखना जरूरी है, जैसा कि मैंने गद्यांश और पद्यांश में बताया था, क्योंकि 2 इसमें भी आपके संस्कृत के गद्यांश दिए गए हैं। दोनों में से किसी एक जो है संस्कृत के गद्यांश का हल करना है, यानी अनुवाद करना है बेसिकली, तो आपको यहाँ पर भी वही सेम ट्रिक लगाना पड़ेगा, संकेत लिखना जरूरी है। एग्जामिनर को पहचानने में दिक्कत होगा तो नंबर कटेगा, पहचानने में दिक्कत नहीं होगा वो तो नंबर पूरा 7 में से 7 नंबर देकर जाएगा। मैंने अपनी कॉपी के वीडियो में और आप सभी को भी मैं ये ज्ञान दे रहा हूँ। तो आप लोगों को करना क्या, वही सेम पैटर्न, यानी आगे का 2 वर्ड और जो लास्ट का जो 2 वर्ड है, ठीक है, इसको लिख लेना है। इससे एग्जामिनर पहचान जाएगी कि बच्चे ने इस संस्कृत के गद्यांश का अनुवाद और संदर्भ को लिखा है। इसका देखिए संदर्भ कैसे लिखोगे 2 नंबर अंक के लिए कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग के महिर्षि दयानंद पाठ से अवतरित है। तो इस पाठ का क्या नाम है, महिर्षि दयानंद पाठ है। यहाँ पर आप कीवर्ड भी देख सकते हो। तो इसका जो हिंदी में मीनिंग यहाँ पर देखिए किस तरीके से निकलेगा, ये संस्कृत में, इसका हिंदी में जो अनुवाद होगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा कि गुरु विराजनंद ने भी इस कुशाग्र बुद्धि युक्त दयानंद को 3 वर्ष तक देखो प्रणाली की अष्टाध्यायी एवं अन्यान्य शास्त्र पढ़ाए। उसके बाद देखिए पढ़ाई समाप्त होने पर दयानंद ने परम श्रद्धा पूर्वक गुरु से कहा, भगवान दरिद्रता के कारण मैं तन मन के संपूर्ण रूप में केवल लौंग का एक जोड़ा लाया हूँ। आशा है कि ये गुरु की सेवा तन मन धन से करनी चाहिए, किंतु दयानंद जी के पास धन तो नहीं था। जब देखिए धन तो था ही नहीं, इसीलिए तन मन से गुरु के प्रति समर्पण के प्रतीक रूप में लौंग का एक जोड़ा अर्पित किया।
आप मेरी इस गुरु दक्षिणा को स्वीकार कर मुझे देखिए अनुग्रहित करेंगे। तो ये था भैया जो है महर्षि दयानंद पाठ से जो लिया गया था संस्कृत का गद्यांश, इसका बारे में पूरा ये संस्कृत का गद्यांश था, इसका पूरा हिंदी में जो ट्रांसलेशन किया तो इस तरीके से इसका आउटपुट निकला। ठीक है, अब देख लेते हैं अथवा वाला, इसके पाठ का क्या नाम है। तो देखिए दोनों का मैं करके लेकर आया हूँ, दोनों का संदर्भ और अनुवाद करके लेकर आया हूँ, सॉल्व कराऊंगा और पूरा मैं अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन पेपर में आपको बेटा एक ही संस्कृत के गद्यांश को हल करना है। ठीक है, उसका ही संदर्भ और अनुवाद आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए अथवा करके में देखिए संदर्भ में लिखना है कि ये जो है गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत दीर्घ शिका के भोजस्युदार्यम पाठ से जो है उद्धृत है। चैप्टर का क्या नाम है, भोजस्युदार्यम, और इसका जो अनुवाद करेंगे इस पाठ का देखिए, राजा तृष्ट तस्मे प्रत्यक्षण लक्ष्य दतो अन्यदा राजा समुक्त प्रस्थित सीता प्रवाह। तो इस तरीके से ये है और इसका अनुवाद देखेंगे किस तरीके से निकलेगा। ये देखिए इसका जो अनुवाद है, राजा ने संतुष्ट होकर उसे जो है प्रत्येक जो है अक्षर पर एक लाख रुपए दिए, जो कि अन्य किसी दिन यहाँ पे देखिए ऐसे कि जो है अन्य किसी दिन राजा ने पास में स्थित सीता यानी नाम की किसी कवित्री से कहा, देवी प्रभात का वर्णन करो। सीता ने कहा, इस प्रभात वेला में बड़े तारे कलयुग में सज्जनों के सामान बहुत कम हो गए हैं। मुनियों के मन यानी अंता देखिए या अतः करण के सदृश आकाश सर्वत्र निर्मूल यानी स्वच्छ हो गया है। अंधकार सज्जनों के चित्त से दुर्जनों के समान दूर हो गया है। देखिए कुकृतियों की स्मृति के समान दूर हो गया है और रात्रि उद्योग रहित यानी देखिए पुरुषार्थहीन व्यक्ति की समृद्धि के समान शीघ्र समाप्त होती जा रही है। अर्थात जो व्यक्ति धन कमाने में उद्योग ना करके पहले से जमा धन ही व्यय किए जाता है, जिस प्रकार उसकी समृद्धि देखिए शीघ्रता पूर्वक घटती जाती है, उसी प्रकार रात भी शीघ्रता से समाप्त होती जा रही है। तो ये था स्टूडेंट्स इस लाइन का मतलब, इस जो है संस्कृत के अनुवाद का मतलब, जो ये संस्कृत का जो है एक प्रकार से गद्यांश दिया गया था। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है। अब चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। यहाँ पर देखिए अगला जो प्रश्न दिया है खा नंबर, जो कि 8 नंबर का खा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित संस्कृत श्लोक में से किसी एक का सा संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको सा संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, जिसके लिए बेटा आपको 7 अंक एग्जामिनर देगा। कितने अंक देगा, 7 अंक देगा। और अथवा करके आप लोगों को जो है दोनों में से किसी एक का जो है श्लोक लिखना है, श्लोक या आप इसको पद्यांश भी कह सकते हो। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को हल करना है और मैं दोनों को लेकर आया हूँ, हल करके बताऊंगा संदर्भ और उसका अनुवाद। श्लोक में देखिए आपको संकेत लिखना है, 2 दिए गए हैं, तो दोनों में से एक आप लोगों को जो है संकेत के बारे में बताना कि सर जी या एग्जामिनर में इस तरीके से लिख रहा हूँ। ठीक है, संदर्भ इसका क्या कि ये श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग के निपत दिलीप नामक पाठ से अवतरित है, जो कि महाकवि कालिदास के रघुवंशम के प्रथम सर्ग से संकलित है। ठीक है, ये आपके जो पहला जो संस्कृत का श्लोक था उसका, इसका जो अनुवाद हो जाएगा कि उनके शुद्ध वंश में अत्यधिक शुद्ध बुद्धि से युक्त राजाओं में श्रेष्ठ दिलीप देखिए क्षीर सागर में चंद्रमा के समान उत्पन्न हुए। ये था इस जो है अनुवाद, इसका मतलब ये जो लाइन था श्लोक का इसका मतलब। अथवा करके देखिए ना चौराहण ना चा राजहारण, इस तरीके से जो श्लोक दिया है इसका भी मैं लेकर आया हूँ, यानी सॉल्व करके बताऊंगा। अथवा देखिए संदर्भ में है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नान पाठ से अवतरित है। देखिए सुभाषित रत्नान जो पाठ कुछ ऐसा पाठ है जिससे कि हर साल आपके पेपर में श्लोक पूछे जाते हैं। तो इस लाइन का जो अनुवाद का मतलब है, देखिए विद्या रूपी धन समस्त धनों में प्रधान यानी श्रेष्ठ है, क्योंकि ना तो चोर उसे चुरा सकता है और ना ही राजा उसे छीन सकता है, और ना भाई बांट सकता है और ना बोझ बनता है, अर्थात भार रूपी नहीं है, और खर्च करने में ये निरंतर बढ़ता जाता है। यानी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो मुझे भी ज्ञान मिल रहा है और आप लोग भी ज्ञान को प्राप्त कर रहे हो, तो अन्य धनों के समान घटता ये नहीं है। तो ये इस लाइन श्लोक का मतलब है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं स्टूडेंट, 9 नंबर प्रश्न जो दिया है इस पेपर का कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो आपको किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना, एक प्रश्न के उत्तर के लिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा, तो 2 प्रश्नों के लिए 4 अंक आपको दिए जाएंगे। 4 प्रश्न दिए गए हैं, जैसा कि मैं एक प्रश्न का या 2 प्रश्न का उत्तर आपको देकर बता देता हूँ। देखिए का भाषा देव भाषा इति नामना ज्ञाता, तो यहाँ पर आपको किस तरीके से लिखना है संस्कृत, क्या लिखना है, संस्कृत भाषा इति नामना ज्ञाता। ठीक है, यहाँ पे देखिए संस्कृत भाषा देव भाषा, ठीक है, इस तरीके से लिख देना है, और यानी का की जगह पर संस्कृत भाषा लिख देना है। और दूसरा देखिए श्री मालवीय से चरित्र के क्या सर्वोच्च गुण अस्तित्व, तो यहाँ पर लिखना है श्री मालवीय से
जो है चरित्र जन सेवाएं सर्वोच्च गुण अस्ति, इस तरीके से लिख देना है। और चौथा देखिए का पांडवे दूत अभवत, तो यहाँ पर लिखेंगे कि पांडवत श्री कृष्ण अभवत, का की जगह पर और दूत की जगह पर पांडवन श्री कृष्ण जो है अभवत, इस तरीके से लिख दोगे तो भैया नंबर आपको मिल जाएगा। अब आ जाइए 10 नंबर प्रश्न में। देखिए 10 नंबर का नंबर प्रश्न है कि करुण रस अथवा वीर रस के लक्षण एवं उदाहरण दीजिए। तो आपको यहाँ पर 2 नंबर दिया जाएगा, आपको जो है दोनों में से किसी एक का परिभाषा उदाहरण देना है। खा नंबर में है कि यमक अलंकार अथवा अन्वय अलंकार के लक्षण एवं उदाहरण लिखिए, 2 नंबर इसमें भी दिया जाएगा। और गा नंबर में है सोरठा अथवा जो है उपेंद्र वज्रा का लक्षण लिखते हुए एक एक उदाहरण भी दीजिए। तो ये रस छंद अलंकार है, हर साल पेपर में आते हैं, इसके बारे में मैंने एक ही वीडियो में तीनों टॉपिक को कवर किया है, देख लीजिएगा वीडियो। 11 नंबर प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर किसी एक टॉपिक पर किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। 250 में निबंध यानी 250 शब्दों में निबंध लिखना है, जिसके लिए 9 नंबर दिया जाएगा। देखिए पहला है राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। दूसरा है स्वस्थ समाज के निर्माण में नारी की क्या भूमिका है। तीसरा है बेरोजगारी की समस्या और समाधान। और चौथा है राष्ट्रीय एकता आज की अनिवार्य आवश्यकता। तो मैंने केवल राष्ट्रीय एकता आज की अनिवार्य आवश्यकता पर निबंध वीडियो नहीं बनाया, बाकी का तीनों वीडियो चैनल पर मिल जाएगा या यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा। जैसे सर्च करना है आपको बेरोजगारी की समस्या और समाधान बाई शिवम स्टडी नॉलेज निबंध वीडियो मिल जाएगा। अब आ जाइए 12 नंबर प्रश्न में। देखिए 12 नंबर का पहला प्रश्न है कि पुनः रमते का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा। तो देखिए इनमें से पुनः रमते का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन का हो जाएगा पुनः प्लस रमते हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर, और 1 अंक यहाँ पर आपका बिल्कुल पक्का। उसके बाद में देखिए दूसरा जो यहाँ पर प्रश्न है कि नीरस का जो है संधि विच्छेद होगा। तो नीरस शब्द का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा का वाला। देखिए निर प्लस रस हो जाएगा नीरस का सही संधि विच्छेद। तीसरा कि दोग्धा में संधि होगा, तो जो दोग्धा में सही संधि हो जाएगा वो आपका जसत्तु संधि हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, जसत्तु संधि बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में देखिए खा नंबर का पहला है कि प्रत्यक्ष में समास है। देखिए प्रत्यक्ष में जो समास हो जाएगा वो कौन सा समास हो जाएगा, ये आपका समास हो जाएगा अव्ययी भाव। देखिए आपके जो है संधि हैं 3 पूछा जाता है, समास आपके 2 पूछे जाते हैं, और जो प्रत्यय ये भी 2 पूछा जाता है, वो विकल्पी की तरह ही रहता है। दूसरा कि यशोचितम में समास कौन सा हो जाएगा, तो इसमें भी शायद आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ गलत, बिल्कुल सही है, अव्ययी भाव समास बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया है। 13 नंबर का पहला प्रश्न कि बुद्धिमान में प्रत्यय कौन सा होगा। तो बुद्धिमान में क्या मतुप हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। क्या त्वा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। क्या कत्व आ जाएगा या कत हो जाएगा, तो इनमें से होगा क्या भैया। देखिए बुद्धिमान शब्द में जो सही प्रत्यय हो जाएगा वो आपका कत्वा हो जाएगा, ठीक है, घा हो जाएगा। एक तो सही रहेगा क्योंकि ये 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक तो सही ही रहेगा, जिसके लिए 1 अंक आपको दिया जाएगा। उसके बाद में देखिए दूसरा कि करणीय में प्रत्यय है। तो देखिए करणीय में जो प्रत्यय हो जाएगा डियर स्टूडेंट वो कौन सा हो जाएगा, अनियर प्रत्यय बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, करणीय में अनियर प्रत्यय बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर खा नंबर प्रश्न है जो कि 13 नंबर का कि रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्त तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए, जिसके लिए आपको 2 नंबर एग्जामिनर देगा। तो विभक्त तथा संबंधित नियम का आपको उल्लेख करना है, 3 दिए गए हैं, इनमें से किसी एक के बारे में बता देना है, एक पद के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर क्या लिया कि गणना हिमालय निरसरत, यानी जो गंगा हिमालय से निकलती है, तो पंचमी इसमें विभक्त हो जाएगा। इसका जो सूत्र हो जाएगा कि ध्रुम पाम पाए, ठीक है, सपदानम, इस तरीके से इसका सूत्र हो जाएगा। दोनों में से किसी यानी तीनों में से किसी एक का ही करना रहेगा, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न में आ जाइए कि स्थानीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में लिपिक के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रबंधक महोदय को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। अथवा करके दिया कि बढ़ते हुए संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। अभी मैंने इस टॉपिक के ऊपर जो प्रार्थना पत्र लिखना अपने चैनल पर वीडियो बना दिया, देख लीजिएगा, उस पर बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि कैसे पत्र लिखना है, ठीक है। 8 नंबर का ये पत्र होता है और दोनों टॉपिक में से यानी दोनों में से किसी एक पत्र को लिखना होता है, ठीक है। तो पत्र आप बहुत ईजिली लिख जाओगे, सेवा में हेडिंग डालना है, ठीक है। फिर आपको लिखना है मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फिर जो है जो डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा वो लिखना होगा। मैंने कॉपी के वीडियो में बताया है और वैसे भी वीडियो भी बना दिया है आप सभी के लिए, लिख कर लाइव समझाया है, तो वीडियो भी देख लीजिएगा। बस यही तक पूरा पेपर था। बस आपको करना क्या, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा और किस टॉपिक पर और वीडियो आपको चाहिए। देखिए डॉग्स के यानी जो कुत्ते हैं, डॉग्स हैं, उनकी कुछ आवाज़ें आपको सुनाई दे रही होंगी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि भैया रात में वीडियो बना रहा हूँ तो रात में ही भौंकते बहुत हैं। तो फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पर शिवम स्टडी नॉलेज, इंस्टाग्राम की आईडी है। कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है तो आप हमें फॉलो करके यहाँ पर पूछ सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।